सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। कल तक हमने बायोलॉजी के लगभग 288 क्वेश्चन करा दिए थे जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। आज हम 289 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यानी 289। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? पहला है स्वाद और गंध नियंत्रण को, बी है रेजवायर में खरपतवार नियंत्रण को, सी है विसंक्रमण को, डी है स्थायी कठोरता दूर करने को। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो क्लोरामाइन होता है वो स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 290। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? मैंने जल में जो लोहा और मैग्नीज है वो किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? पहला है निस्पंदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, बी है क्लोरीनीकरण से, सी है चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया से, डी है आयन विनिमय प्रक्रिया से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 290 का वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो क्लोरीनीकरण प्रक्रिया है उसके द्वारा लोहे और मैग्नीज को नहीं हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 291। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? पहला है बैग हाउस निस्यंदक, बी है विंडो कंपोस्टिंग, सी है प्रतिवर्ती परासरण, डी है वेंचुरी स्क्रबर। तो 291 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो प्रतिवर्ती परासरण है उसके द्वारा जल प्रदूषण का उपचार नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 292। शोर के किस स्तर से ऊपर शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? पहला है लगभग 180 डेसिबल, बी है लगभग 130 डेसिबल, सी है लगभग 150 डेसिबल, डी है लगभग 180 डेसिबल। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 292 का वो होगा आंसर नंबर बी, यानी अगर 130 डेसिबल से अगर शोर यानी जो ध्वनि अगर अधिक है तो वो कान के जो पर्दे हैं उनके लिए नुकसानदायक होगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 293। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पहला है पशुओं की मौत, बी है ओजोन क्षय, सी है उच्च रक्तचाप, बी है कर्णनाद। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है वो होगा इसका आंसर नंबर बी, यानी जो ओजोन क्षय होता है यानी ओजोन डिप्लीशन वो ध्वनि के कारण नहीं होता है, बल्कि जो ओजोन डिप्लीशन होता है वो इंफ्रारेड के कारण होता है। बाकी अगर ध्वनि ज़्यादा है तो उससे पशुओं की मौत भी हो सकती है और जो कान के पर्दे हैं वो भी फट सकते हैं, और जो उच्च रक्तचाप यानी हाई BP है, अगर जिन व्यक्ति को हाई BP है उनकी भी मौत की संभावना बन सकती है, यानी अगर ध्वनि प्रदूषण अगर शोर ज़्यादा है तो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 294। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? पहला है उच्च रक्तचाप, बी है त्वचा रोग, सी है श्रवण ह्रास, डी है टिटेनस। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो स्किन काज होता है वो बेसिकली
साउंड पोल्यूशन यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उससे नहीं होता है, बल्कि जो स्किन रोग होता है वो बेसिकली इंफ्रारेड यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके द्वारा होता है। बाकी हाई बीपी भी हो सकती है और श्रवण ह्रास यानी जो सुनने में व्यक्ति बहरा भी हो सकता है और टिटेनस भी रोग हो सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 295। हठीले यानी परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश डैश द्वारा किया जाता है। पहला है जानवरों और पक्षियों द्वारा, बी है मनुष्य द्वारा, सी है हवा और पानी द्वारा, डी है पौधे द्वारा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो परसिस्टेंट है वो हवा और पानी के द्वारा कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन किया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 296। इसमें फुलफिल करना है। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट यानी वेस्ट होता है। जो कचरा होता है उसमें क्या एक अपशिष्ट होता है? पहला है प्लास्टिक बैग, बी है धातु, सी है सब्जी के छिलके, डी है ग्लास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो सब्जी के छिलके होते हैं वो एक कार्बनिक अपशिष्ट हैं, क्योंकि वो कार्बन उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। तो इस हिसाब से आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 297। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? पहला है थर्मल पावर, बी है सोलर पावर, सी है विंड एनर्जी, डी है जैव अपशिष्ट। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो थर्मल पावर होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी आंसर नंबर ए होगा। बाकी जितनी भी हवा विंड एनर्जी होती है वो भी पर्यावरण के लिए अनुकूल है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 298। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? पहला है ओजोन, बी है आर्गेनोक्लोरीन, सी है लाइकेन, डी है प्रोटीन। तो 298 का जो सही आंसर होगा वो होगा आर्गेनोक्लोरीन, यानी आंसर नंबर बी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 299। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? पहला है वन रोपण, बी है अम्लीय वर्षा, सी है भोजन का आनुवांशिक संशोधन, डी है जैव विविधता की हानि। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो वन रोपण है वो पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 300। चेरनोबिल महाआपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ए है तेल छितराव, बी है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है अम्ल वर्षा। तो जो आंसर क्वेश्चन नंबर 300 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उससे चेरनोबिल महाआपदा आई थी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 301। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है शेड्स, बी है टॉक्सिक वेस्ट, सी है स्लंज, डी है स्क्रबर। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो स्लंज है वो एक सॉलिड वेस्ट है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 302 जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? पहला है उभयचर,
बी है सरीसृप, सी है स्तनपायी, डी है कीट। तो 302 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो उभयचर है वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।